हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, उसके साथ साथ ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का फिनोमेना क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेनन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ऑस्मोसिस, सर आपने ऑस्मोसिस का जो डिफिनीशन बताया वो तो हमको बहुत पहले डिफ्यूज़न की डिफिनीशन में बताया गया था, वही सारी चीज़ें हमें डिफ्यूज़न में बताई गई थी। लेकिन डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनके बारे में, इनके डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस के बारे में भी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट तक आपको बने रहना है और एंड में मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व मैं समझा तो दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा क्या क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके साथ साथ उसका जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया है, क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर नहीं आया आंसर। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपको उस चीज़ को, जो भी कन्फ्यूज़न है थोड़ी बहुत, उन चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप मत भूलिएगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन, क्या होता है भाई इन दोनों में डिफरेंस, वो ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका जो भी डेरिवेशन है, जो भी फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ने वाले हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस का डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है वो सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज टीचर्स डे है तो आपके लिए कुछ स्पेशल है, तो क्या है खास, आइए देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, तो आज के लिए आपके लिए क्या है खास वो आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। यही वादा आपको भी करना है, यही वादा आपको भी करना है। ये कोट मैं ऐसे ही नहीं लेके आया हूँ, आपके लिए ही लेके आया हूँ, क्योंकि आपके हौसले जो है ना वही आपके उड़ान की कारण बनेंगे। तो आपको भी हौसला हारना नहीं है। जितनी मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल और केवल लगे रहना है, अभी रिजल्ट्स देखने ही नहीं है, समझ रहे हो? हौसला नहीं हारना है, क्योंकि हौसलों से ही उड़ान होती है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो हौसला मत हारिएगा और अपने आप से वादा करके बैठिएगा कि पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है। रिजल्ट आज नहीं तो कल मैं बहुत बेस्ट कर लूँगा। बस कंसिस्टेंसी वो चाहिए आपको, और वो बनाए रखेंगे तो आज नहीं तो कल सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज ही बस लाइन लिखी हुई है ना कि ये मैंने खुद से वादा किया है, तो आप कर लीजिए। ठीक है, कि कभी हौसला हारने पे आप झुकेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते चलेंगे, उसी एनर्जी के साथ बढ़ते चलेंगे। कर लीजिए वादा, करिए। कर लिया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और अच्छे से इस चीज़ को, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद एबनॉर्मल मासेस का यानी वॉन्ट हैव फैक्टर का एक वीडियो और आएगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड अप। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ऑस्मोसिस। अब क्या होता है ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ये ठीक है, क्या होता है, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेमी मतलब आधा,
ठीक है। और परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिट करना, ठीक है। परमिट करना यानी जाने देना, जैसे लिखा होता है ना, ट्रक्स देखे हैं, ट्रक पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, यानी ऑल इंडिया में उसको परमिट मिला हुआ है, वो कहीं भी जा सकता है। समझ में आ रही बात? कभी ट्रक देखा है ना, ट्रक पे लिखा होता है आगे की तरफ ऑल इंडिया परमिट, ठीक है, यानी उसको हर जगह की परमिट मिली हुई है, ऑल इंडिया में वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, घूम सकता है। वैसे ही सेमी का मतलब, ठीक है, आधा, और आधा परमिट मिला है मतलब कि कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जिनको मूवमेंट के लिए परमिट मिला हुआ है, लेकिन उसके अलावा उस मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ पार्टिकल्स को परमिट नहीं है, जाने की अनुमति नहीं है। तो कौन से पार्टिकल्स उस मेम्ब्रेन के थ्रू परमिट हो सकते हैं? जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उनको परमिट होती है कि वो पास कर सकते हैं, जबकि बड़े पार्टिकल्स वहाँ से पास से उस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे चाय बनती है, चाय क्या की जाता है, छन्नी से छाना जाता है, ठीक है, तो लिक्विड पार्ट नीचे आ जाता है और सॉलिड, उसमें जो सॉलिड पार्ट होता है वो ऊपर ही रह जाता है, यानी उस सॉलिड पार्ट को उस मेम्ब्रेन के थ्रू, उस छन्नी के थ्रू जाने की परमिशन नहीं थी। वैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक छन्नी की तरह ही होता है, जिससे अगर सोल्यूशन हम पास कराते हैं तो उनसे केवल छोटे पार्टिकल्स यानी सोल्यूशन का पार्ट, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं दूसरी तरफ, लेकिन उनसे सोल्यूट का कोई भी मेंबर, सोल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं कर पाते। और इसी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ से ये कहाँ तक होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जिधर हाइयर कंसंट्रेशन होगी उधर से, सॉल्वेंट की जिधर हाइयर कंसंट्रेशन होगी उधर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। और इसी मूवमेंट को बोला जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है फिगर में, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, उसमें भी देख लीजिए, लिखा हुआ है, बना हुआ है, क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाइयर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम इट्स हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, मान लो एक तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक तरफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन जिधर होगा, डाइल्यूट क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डाइल्यूट होता है, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो जिधर डाइल्यूट है इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिधर कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर से इधर की तरफ सॉल्वेंट क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि इधर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये जो बॉल्स छोटी छोटी आपको दिख रही हैं ये क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सोल्यूट के पार्टिकल्स इसके थ्रू पास कर नहीं सकते, ठीक है, इधर सोल्यूट के पार्टिकल्स कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है कि इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है और इधर सॉल्वेंट कम है, कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कम है, तो इधर से इधर की तरफ क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से क्या हो रहा है कि देखो एक टाइम बाद यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो गई, अब कंसंट्रेशन भाई इधर ऑब्वियस सी बात है, जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाएगा कंसंट्रेशन, तब तक वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा। समझ में आए? और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हो गया ना, कोई दिक्कत, बता लेंगे कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम इट्स हायर रीजन टू लोअर रीजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर, ठीक है। तो अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इन दोनों में भाई कन्फ्यूज़न बहुत सारी रहती है। बच्चे कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि सर हमें 8th क्लास 7th क्लास में डिफ्यूज़न बताया गया था, 9th क्लास में डिफ्यूज़न बताया गया था, जैसे आप ऑस्मोसिस बता रहे हो वही सेम तरीके से हमें डिफ्यूज़न बताया गया था। तो और डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न है कि ऑस्मोसिस है? तो ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, अब डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस अलग कैसे हैं, डिफरेंस कैसे है। देखो
ऑस्मोसिस मैंने क्या बताया कि ऑस्मोसिस में होगा ये, ठीक है, कि हमेशा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमेशा सॉल्वेंट मूव करेगा, किधर मूव करेगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है, एक ही तरफ मूवमेंट होगी। जबकि जब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की तो पहली चीज़ वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा कुछ नहीं होता है, और दूसरा हमेशा डिफ्यूज़न में क्या होता है कि दोनों पार्टिकल्स यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने कंटेनर ले लिया और उसमें एक तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन रख दिया, एक तरफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन रख दिया, और उनको किसी चीज़ के थ्रू क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, बीच में कुछ ऐसा रख दिया जिससे वो पास कर सकें, ठीक है। तो अब पास जब करेंगे तो वो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन दोनों एक दूसरे में मिक्स होना चाहेंगे। अब मिक्स होंगे तो क्या होगा कि जिधर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है उधर से सॉल्वेंट दूसरी तरफ जाएगा, और जिधर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है उधर से जिधर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से सोल्यूट दूसरी तरफ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, यानी ये बोथ डायरेक्शनल। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि दोनों डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं, समझ में आ रही बात, यानी यहाँ पार्टिकल्स मूव करते हैं, केवल सॉल्वेंट नहीं मूव करता है, यहाँ दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारे पास इस कंटेनर था, ठीक है, इस कंटेनर को मैंने डिवाइड कर दिया, इधर मैंने डाइल्यूट रखा है, इधर मैंने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, डाइल्यूट जिधर है इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है, सोल्यूट कम है, ठीक है, कम है कि नहीं, इस सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, जबकि इधर क्या होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उधर से दूसरे साइड जाना चाहेगा कि नहीं। अब सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है तो इधर से ये सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है, सॉल्वेंट इधर मूव करेगा, और सोल्यूट जो है इसका कंसंट्रेशन इस साइड राइट साइड ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इधर मूवमेंट करेगा, यानी यहाँ बोथ डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, यहाँ बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में देखिए एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जिधर सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, उधर ही वो क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। समझ में आया ऑस्मोसिस, समझ में आया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, समझ में आया, ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। पहली चीज़ तो यहाँ पे डिफ्यूजन के केस में ये मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑस्मोसिस में। ठीक, इसीलिए डिफ्यूजन की डिफिनीशन में भी ये लिखा जाता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बस इतना। यहाँ कहीं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया। समझ में आया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें तो अब आते हैं, अब हम तैयार हो गए हैं क्या पढ़ने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? तो बस सिंपल सी एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, रोक दे, ठीक है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है सर, अभी तो आप ऑस्मोसिस करवा रहे थे, अब रोकने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई, फेनोमेनन है तो उस फेनोमेनन को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके चीज़ों को बताते हैं कि एक ऐसा प्रेशर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन था, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इस फिगर में क्या है कि यहाँ पे एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ सोल्यूशन है, और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या हो रहा होगा कि प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, क्योंकि इधर सॉल्वेंट की मात्रा कम है, ठीक है भाई, सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है में दो चीज़ें होंगी, सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, और यहाँ प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट की मात्रा यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इस साइड ज़्यादा है,
ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो वो मूवमेंट करेगा राइट साइड में, मूवमेंट करेगा, और जब मूवमेंट होगा इधर प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के थ्रू, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी इधर प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई और इधर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगी, ठीक है। लेकिन ये जो अभी तक, जब तक बैलेंस नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे साइड से, इधर से, ठीक है, इधर से क्या कर रहा हूँ, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, क्या करने के लिए, इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, ठीक है। भाई वो प्रेशर ही तो डाल रहा होगा, ठीक है। पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के जो पोर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, और प्रेशराइज करके ही वो वाटर के या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस पोर्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, अब ऊपर से प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, और प्रेशर ऐसा नहीं होगा कि तुरंत जैसे ही प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तुरंत वो रुक जाएगा, नहीं, आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ाते जाओगे। जब वो प्रेशर, जितना प्रेशर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगा रहा था, और उतना ही प्रेशर आप बाहर से देना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे जाके वो क्या हो जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। जो टिंग 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 करते हुए सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, अब वो मूवमेंट रुक गया, और इसी जिस प्रेशर पे, जो बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे वो मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ये स्टॉप हो जाएगा, उसी प्रेशर, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आया, क्लियर हुई, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाया गया है उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रही बात, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, और इसी चीज़ को हमें पढ़ना था, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पाई से। समझ में आ रही बात, ठीक है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये पाई, ये हमें, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, ठीक है। यानी ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। ये मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज एक्चुअली कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलैरिटी इज एक्चुअली अ कंसंट्रेशन। मोलैरिटी को कंसंट्रेशन टर्म के लिए ही यूज़ किया जाता है। समझ में आ रही बात, ये याद है ना, ठीक है। जब मोलैरिटी पढ़ा रहा था तभी बताया था, ये कंसंट्रेशन है, इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। और मोलैरिटी किसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये कैपिटल पाई दैट इज, इसको क्या कहते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये जब क्या किया जाता है, यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट दैट इज, ठीक है, मोलैरिटी। जब हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या आता है, आर, ठीक है, आर कांस्टेंट दैट इज, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे जो मोलैरिटी है, ठीक है, जो मोलैरिटी है, ठीक है, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है CRT, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। वेयर C दैट इज, C क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। देखो ये CRT फॉर्मूला कैसे आया है, ध्यान से देखिए। ये पाई जो है यानी ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मोलैरिटी के होता है, और यही पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होता है,
ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके हम ये फॉर्मूला बनाए हैं। और यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए हैं तो यहाँ पे आर दैट इज गैस कांस्टेंट लिया गया है। क्या लिया गया है, गैस कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? तो ये गैस कांस्टेंट यहाँ से आया, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट आर, और टी क्या है, टी इज द टेम्परेचर। क्या है, टी टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में पाई इज इक्वल टू दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी दैट इज मोलैरिटी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट जो कि आपको दिया रहेगा, टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द, ठीक है, किस टेम्परेचर पे आपका ये पूरा जो प्रोसेस है वो हो रहा है, वो टेम्परेचर भी आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला जनरली नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जनरली जब भी आएगा तो उसमें आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं देगा, उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सारी चीज़ें दी हुई होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाई यहाँ से निकाल लेते हैं, पाई इज इक्वल टू सी दैट इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वी लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वी लीटर्स में क्या है, डिसॉल्व्ड है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आर इंटू टी, ठीक है। और अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी का वीडियो आपने देखा है तो मोलैरिटी डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यहाँ पे रख सकता हूँ कि W2, ठीक है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम को हम क्या इसमें लिख दें, वॉल्यूम को हम मिलीलीटर्स में लिख दें, ठीक है। जनरली मिलीलीटर में ही दिया जाता है क्वेश्चन, जब आप देखोगे तो उसमें मिलीलीटर में ही क्या किया जाता है, वॉल्यूम दिया जाता है। तो यहाँ मिलीलीटर में रख दिया, तो ये मोलैरिटी का पूरा फॉर्मूला हो गया, और आर और टी पहले से थे ही, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल जो फॉर्मूला बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो बन गया ये, पाई इज इक्वल टू W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M2 दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वी, कितने लीटर्स में वो क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है, वो वॉल्यूम है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये पूरा चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा फेनोमेनन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ये जो मैंने ऊपर रखा है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम इन लीटर्स दिया है या मिलीलीटर दिया है, तो उसको लीटर में 1000 से डिवाइड करके बदल लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर सारी चीज़ें ऐसे ओपन करके दी हुई हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को जो कि रिलेट करता है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, और ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकाल सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। तो ये चीज़ थी इनसे रिलेटेड। अब आते हैं इनसे इसके क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा था क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, केवल आपको समझाऊंगा, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं चेक करके आपको मैं रिप्लाई करूंगा कि आंसर सही है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लेके आऊँगा और आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ओके। तो अभी समझते हैं क्या पूछ रहा है, द कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, यानी पाई की वैल्यू आपको निकालनी है। दूसरा क्या दिया हुआ है ये निकालना है, क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया है, 185,000, ठीक है, यानी 1,85,000, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है वॉल्यूम हमने दिया है 450 ml, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है आपको 1 ग्राम, ठीक है, कितना दिया है, 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, 8.314 भी रखते हैं, ठीक है, 0.8 भी रखते हैं, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपको बुक्स में भी दिया होता है, ठीक है। तो बुक से आप निकाल सकते हैं, या फिर जब भी एग्जाम्स में आते हैं तो वो एग्जाम्स में तो दे ही देता है 8.314, ठीक है। और टेम्परेचर इज इक्वल टू, टेम्परेचर कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस नहीं रखना है आपको, कितना रखना है आपको, केल्विन में यहाँ टेम्परेचर रखना है। तो 273 से 273 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 310 310 केल्विन यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी केल्विन में ये वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो केल्विन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 310 केल्विन, और इन सारी वैल्यूज़ को आपके जो प्रीवियस अभी फॉर्मूला देखा है इस फॉर्मूले में रख दीजिए डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन जो पाई की वैल्यू पूछा है वो पाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। तो ये चीज़ थी इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, आंसर निकाल के तुरंत कमेंट करिएगा। नहीं समझ में आता है तब भी बताइए, देखो बताओगे तब मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ पाऊंगा, ठीक है। नहीं बताओगे तो फिर मैं सोल्यूशन, मुझे लगेगा कि आपको आ रहा है, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, इसी को एक चीज़ और कहते हैं घरों पे, ठीक है। घर पे जो घर पे लगा होता है ना तो पानी प्योरीफाई करने वाला, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, घर पे आप कहते हैं ना उसको RO। ये RO का फुल फॉर्म यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसी को RO कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं हमारे घर तो RO लगा हुआ है, RO का पानी पीते हैं, ठीक है, कैंट RO, ठीक है। मैं, ठीक है, हेमा मालिनी जी आती हैं, कैंट RO, ठीक। तो यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस में सिंपली ये होता है कि अभी तक मैं क्या कर, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एक्चुअल में हम प्रेशर लगा के जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही थी उसको रोक रहे थे, ठीक है। लेकिन तुरंत तो रुक नहीं रहा था, मैंने बताया कि तुरंत तो रुकेगा नहीं। आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो बाहर से, तो वो धीरे धीरे प्रेशर जब बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि जो प्रेशर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे लग रहा है, सॉल्वेंट लगा रहा है पास करने के लिए, उतना प्रेशर आप बाहर से जब लगाना स्टार्ट कर दोगे तो वो क्या कर देगा, सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोक देगा, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर हम वो प्रेशर जो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं उसको और ज़्यादा कर दें, ठीक है, और ज़्यादा करेंगे तो अब क्या होगा, अब जिस सोल्यूशन के साइड से प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, देख लो यहाँ से, यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं। अब सोल्यूशन के साइड से मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ ना, तो सोल्यूशन के साइड से प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो इसके जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ये कहाँ प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे, ये प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा कि जो भी इधर सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको छोड़कर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि भाई प्रेशर लगा रहे हो ना, धक्का दे रहे हो, ठीक है। मान लो भीड़ है, ठीक है, अब भीड़ है खूब सारी और एक पतला सा रास्ता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है कि वहाँ से लोगों को धक्का दिया जा रहा है, लाठी मारी जा रही है, लाठी चार्ज कर दिया, वहाँ पे पुलिस है, पुलिस आई लाठी चार्ज करने लगी। तो क्या होगा कि जो पतले लोग हैं वो तो पतले वाले रास्ते से निकल जाएंगे, ठीक है, ईजिली निकल जाएंगे। भाई प्रेशर आ रहा है ना पुलिस का, समझ रहे हो, प्रेशर आ रहा है, लाठी चार्ज हुई तो पुलिस जब लाठी चार्ज कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, तो पतले वाले लोग धीरे धीरे निकल गए, आराम से जल्दी जल्दी कैसे भी करके एनी हाउ निकल जा रहे हैं। लेकिन जो मोटा होगा, ठीक है, जो उस पतले रास्ते से नहीं निकल सकता है वो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रही है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है कि जैसे ही प्रेशर हमने अभी पहले क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया उतना कि वो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक सके, ठीक है। अब प्रेशर और बढ़ा दिए, तो जब प्रेशर बढ़ा दिए तो अब क्या होने लगा, उल्टा होने लगा कि अभी तक सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन के साइड क्या हो रहा था, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। अब जब प्रेशर बढ़ा दिए तो अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ उल्टा, ठीक है, उल्टा क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं भाई, ऑस्मोसिस हो रहा था ना, तो अब क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ाने की वजह से अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होने लगा पार्टिकल्स का। किसके, कौन से पार्टिकल्स का,
सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, समझ में आया। लेकिन कब होगा, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे। समझ में आया, क्लियर हुई, क्लियर हुआ, ठीक है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स की जा सकती है अगर हम प्रेशर किससे ज़्यादा लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। दस प्योर सॉल्वेंट flows out from the solution through semi permeable membrane। क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट फ्लो आउट हो जाएगा सोल्यूशन से, ठीक है, सोल्यूशन से किधर की तरफ, सॉल्वेंट की तरफ, अपने जहां से आया था, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया है। समझ में आ रही बात। और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल देखो, डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है ना, डायरेक्शन इधर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। लेकिन हमने क्या किया, इधर अब प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में, ठीक है, नहीं रुकेगा, लेकिन धीरे धीरे जब जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा था, जितना प्रेशर, ठीक है, उतना ही प्रेशर जब हम यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए तो ये वाला जो मूवमेंट हो रहा था ये स्टॉप हो गया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि अब और जो स्टॉप करने वाला प्रेशर था, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं, अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाने लगे। तो अब क्या होगा कि इन पार्टिकल्स पर प्रेशर पड़ेगा, पार्टिकल्स पर प्रेशर पड़ेगा तो वो कहाँ प्रेशर लगाएंगे, भाई जगह तो उतनी है, तो पार्टिकल्स पर प्रेशर पड़ेगा तो वो कहाँ प्रेशर लगाएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेगा क्या कि हम तो अलाउ किसको करेंगे, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, सोल्यूट को तो अलाउ करेंगे नहीं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स उधर जाने लगेंगे और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो लेगा और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये कहाँ यूज होता है भाई, आपके घर में। अभी मैंने कहा कि आरओ लगा होता है, तो आरओ में क्या होता है, यही तो होता है कि जो इम्प्योर वाटर है उसको क्या किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, यानी वो इम्प्योर वाटर क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस की जा रही है और उससे प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। समझ में आ रही बात। और उसी प्योर वाटर को हम क्या करते हैं, पीते हैं, ठीक है। ये हर जगह बहुत सारी कंट्रीज, इवन हमारी भी कंट्री, ठीक है, ये काम करती है, क्या करती है, डिसैलिनेशन, ठीक है, सॉल्ट या जो भी उसमें सोल्यूट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते, उनको सेपरेट आउट करती है बाई रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से आप एक पोर्टेबल वाटर पी पाते हो, अभी आपको मिल रहा है, नहीं तो बहुत पोल्यूटेड वाटर मिलता है, नल से वैसे जनरली पोल्यूटेड वाटर मिलता है कई जगहों पे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इस आरओ मशीन्स का, जो कि क्या करती हैं, इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में यानी पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करती हैं। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस और उससे वो हमारी लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात, एप्लीकेशन क्या है वो भी मैंने बता दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हमने ऑस्मोसिस समझ लिया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इन दोनों में डिफरेंस समझ लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके फॉर्मूले पढ़ लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आपको केवल सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके साथ साथ रिवर्स ऑस्मोसिस आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं खत्म, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, वॉन हाफ फैक्टर, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मासेस कैसे आते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपना जो भी टाइम है वो वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करिए और खुद से वही, ठीक है, ठीक है, कि हौसलों से, ठीक है, हौसले जो हैं हमारे वो हारेंगे नहीं, ये वादा करके बैठिए और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, ठीक है। हमेशा एक
मैं चाहूँगा कि आप स्ट्रांग बन के रहो, ठीक है। वही ब्लेसिंग्स मेरी जो हैं वो आपके हमेशा साथ रहेंगे, पर आप पढ़ाई करते रहिए और बेस्ट रिजल्ट ले आइए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।